2 दिन से चल रहा किसानों का धरना समाप्त। किसानों ने मेडा परिसर में दिया था धरना, चढ़ाई थी कड़ाही। दोपहर में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और वीसी अभिषेक पांडे ने किसानों से धरने के बीच जाकर की बातचीत। मेरठ विकास प्राधिकरण में भीषण ठंड के बीच भी तीनों योजनाओं के किसानों का धरना 2 दिन चलने के बाद आज शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस धरने में भारी संख्या में महिलाएं भी डटी रहीं। बता दें, बढ़े हुए प्रतिकर की मांग कर रहे 3 योजनाओं के किसानों ने गुरुवार को मेडा में धरना शुरू कर दिया था। पार्किंग में ही किसान धरने पर बैठ गए थे। वहीं शुक्रवार को भी भीषण ठंड और कोहरे के बीच में भी किसान धरने पर बैठे रहे। हालांकि दोपहर में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और वीसी अभिषेक पांडे ने किसानों से धरने के बीच जाकर बातचीत की, जिसके बाद 2 दिन से चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया। आपको आवाज नहीं आ रही थी। अब हमें बीसी साहब टाइम देना है, हम 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उसके बाद उठाएंगे। हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। बीसी साहब शुक्रवार तक का टाइम मांग रहे हैं। शुक्रवार तक पूरा वो कर। शुक्रवार कौन सा है? शुक्रवार तक का बचा तो मंत्री जी नहीं करेंगे तो ये। जब कागज पे काम होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी पूर्ति करनी होती है, कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जो हमारा काम है, जिसके लिए सरकार ने हमें यहाँ पे नियुक्त किया। समय तो लगा है, मैं उससे नकार दे रहा हूँ। मेरी बार बार अपील यही है कि जब एक व्यक्ति को इस काम के ऊपर लगा रखा है, उसके आने पर एक बार मेरे सामने भी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं मंत्री जी की मौजूदगी में आप सब लोग के सामने कोई भी ऐसी छोटी या हल्की बात नहीं कहना चाहता हूँ जिस पे कल को मैं कायम ना रह सकूं। मैं वो बात नहीं कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो बात नहीं कहूँगा जिस पे मैं कायम ना रह सकूं। मैं यही बात पहले यहाँ पे भी बोल रहा था, तब भी बोल रहा था कि एक बार हमारे सचिव साहब आ जाएं। शुक्रवार को तीनों योजनाओं के सभी प्रतिनिधियों से मिलकर मैं एक टाइम टेबल आपके सामने रख दूंगा कि इस विषय में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं उससे ज़्यादा इस बात कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जिसको कल को मैं आपसे बोलूं कि नहीं जी, मुझे इसमें 2 दिन और चाहिए, 4 दिन और चाहिए। मुझे वो वक्त चाहिए ही चाहिए। मैंने आज से 1 महीने पहले भी जो प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव मैंने सबके सामने नहीं रखा था, मैंने बंद कमरे के अंदर चर्चा की थी। वो प्रस्ताव, मुझे लगता है वो प्रस्ताव अगर आपके सामने रख देता तो आप सब लोग इस बात से परिचित हो जाते कि इस समस्या के समाधान के लिए हम गंभीर हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उस प्रस्ताव को लागू करने से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। चूँकि वो टेक्निकल है, इस वजह से मैंने सिर्फ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी, मैंने समस्त शिक्षकों के साथ उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उसको लागू करने से ये सारी समस्याएं, ये जितना भी टकराव की स्थिति बन रही है, ये सब समाप्त हो जाएगी। आप लोग को दोबारा इस तरह से परेशान होने की नौबत नहीं पड़ेगी। लापता रवीश गर्ग का नहीं चला पता, लगातार हो रही खोज। पीएसी गोताखोरों की टीम ने खंगाली नहर, पुलिस ने खंगाले आसपास के सीसीटीवी फुटेज। मेरठ में टीपी नगर थाना क्षेत्र निवासी रवीश गर्ग का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। रवीश बुधवार से लापता है, जबकि बृहस्पतिवार को दिन भर पुलिस और पीएसी गोताखोरों की टीम गंगनहर में रवीश की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। वहीं स्थानीय पुलिस सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर रही है। बताया जा रहा है कि रवीश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन गंगनहर ही मिली है। कोहरे के बीच बर्फीली हवाओं से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हाड़ कपाने वाली ठंड से घरों में दुबके लोग, अभी मौसम और भी ठंडा होने का अनुमान। 1 जनवरी को पिछले 14 साल में सबसे ठंडे रहे मेरठ में शुक्रवार को भी लगातार पड़ती सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। कोहरे के बीच हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि वही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें जरूरी काम से बाहर या ऑफिस जाना पड़ रहा है, जबकि घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की लाइट जलाकर सड़क से गुजरना पड़ रहा है, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय ठंड अपने पूरे शबाब पर है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। जमीनी विवाद में जेठ ने भाभी और भतीजे को दौड़ा कर पीटा, पीड़िता ने की एसएसपी से शिकायत, मांगा न्याय। मेरठ में दौराला थाना क्षेत्र के गांव दादरी में हिस्ट्री शीटर जेठ ने जमीनी बंटवारे को लेकर अपनी भाभी और भतीजों पर हमला बोल दिया।
आरोपी जेठ ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पर कार्यवाही नहीं की। इसी को लेकर पीड़िता ने शुक्रवार को एसएसपी से आरोपी पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। सविता जी गाड़ी से डोराला मेरे साथ मेरे जेठ ने मार पिटाई करी है हिस्सा के चक्कर में। मुझे और मेरे बच्चों को जानलेवा खतरा उससे। जेठ का क्या नाम है आपका? सुशील। पूरा नाम? सुशील मोतलाल। अच्छा, क्या है ये हिस्ट्री सीटर बदमाश है जी। अच्छा, कहाँ से है इसकी सीटर? राजवी से सत्ते का लड़का जी। अच्छा, कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की, किस तरीके से? दोनों हस्बैंड वाइफ ने मारपीट करी। शिकायत देने आई हुई थी कंप्यूटर साहब के यहाँ पे। मुझे पूरी है हिस्सा के खातिर मेरे बच्चों को मुझे मारना चाहते हैं। सैलरी मांगने पर नौकरानी पर लगाया झूठा आरोप। पीड़िता ने एसएसपी से की शिकायत। मेरठ कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि वह एक मकान में नौकरी करती थी। उसकी सैलरी 18,000 रुपए हो गई। जब वह अपने रुपए मांगने पहुंची तो मकान मालकिन ने उस पर गोल्ड चोरी का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत थाना पुलिस से कर दी। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन उसके घर पर चोरी का कोई सामान नहीं मिला। उसके बाद भी मालकिन पुलिस से उसे परेशान करा रही है। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने उसे न्याय का भरोसा भी दिया है। कसुड़ीखेड़े से पूरा मामला ये है कि मैं उनके यहाँ काम करती थी। किसके यहाँ? रूबी के यहाँ। रूबी कहाँ की रहने वाली हैं? आजाद नगर में रहती है, कंठी माता वाली गली में। कंकड़खेड़ा ये? हाँ, कसुड़ीखेड़ा। अच्छा, अब तो फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ मैं पैसे मांगने गई तो उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और थाने में बार बिठा बुला के। कितने पैसे थे आपके वहाँ? 18,000 रुपए थे। काम करती थी वहाँ? काम करती थी मैं। अच्छा, तो पैसे मांगने पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और थाने में बार बुला के मुझे परेशान करा, धमकियाँ दी और 2-3 बार मेरे घर की तलाशी भी ले ली। खुद भी आए, पुलिस वालों से भी तलाशी करवाई। क्या आरोप लगाया चोरी का? गोल्ड का चोरी का इल्जाम लगाया कि हमारा गोल्ड चोरी हो गया। और जबकि मैं सुबह ही काम करके निकल आई हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि उनके घर का सामान है भी नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे इस बारे में। और यूँ कह दिया तू पैसे मांगेगी तो तेरे पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे। और जब पैसे मांगने की बारी आई, सच में चोरी का इल्जाम लगा दिया उन्होंने। अब मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि या तो तू हाँ कर ले, तुझे हम जेल बिठा देंगे। तो यहाँ एसएसपी साहब से मिले हो? 2 बार आ गई मैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं गरीब हूँ, इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास अभी तक खाने को भी पैसे नहीं। काम से भी बिठा दिया, सब जगह शोर मचा दिया, मुझे कोई काम पे भी नहीं रख रहा, काम करने के लिए भी। इतनी परेशान हो रही हूँ, मेरे घर में भी इतनी तंगी आ गई है कि मैं आटे दाल से भी मजबूर हो गई हूँ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्ज़ाम समय पर नहीं होते, एग्ज़ाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज़ को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज़ किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। लखनऊ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। हत्या के लिए अपनाए थे अलग अलग तरीके, तड़पते रह गए 4 बहनें और मां। लखनऊ के एक होटल में हुए हत्याकांड में आरोपी अरशद का पिता भी शामिल था। हालांकि पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस हत्या के बाद से ही पिता फरार है। यूपी की राजधानी लखनऊ में नए साल के दिन 4 बहनों और मां समेत 5 की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी अरशद ने 5 को दर्दनाक मौत दी। उन्हें इस तरह से मारा गया कि वो तड़पते रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उन्हें अलग अलग तरीकों से मारा गया था।
जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ठुकराई एफआईआर रद्द करने की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जियाउर रहमान बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। पुष्पा 2 फिल्म 29वें दिन करीब 1800 करोड़ की हुई पार, दुनिया भर में कर दिया कमाल। पुष्पा 2 फिल्म का राज अभी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस में खत्म नहीं होने वाला है। इस फिल्म ने 29वें दिन भी वर्ल्ड वाइड शानदार कमाई कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि रिलीज के 29 दिन बाद भी सुकुमार द्वारा निर्देशित पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क सेट कर रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है और बना भी रही है। इन सब के बीच फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो मैत्री मूवी मेकर्स के मुताबिक पुष्पा 2 ने 28 दिनों में दुनिया भर में 1799 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली थी। वहीं रिलीज के 29वें दिन पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1800 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इजराइल ने सीरिया पर बरसाए बम। इजराइल ने पिछले कुछ हफ्तों के भीतर करीब 500 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं, जिनमें सीरियाई नौसेना पर भी हमले शामिल हैं। इजराइल ने गुरुवार 2 जनवरी की रात सीरिया के अलेप्पो शहर के दक्षिणी इलाके में स्थित सीरियाई सेना के ठिकानों पर बमबारी की। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने अल सफीरा शहर के पास स्थित रक्षा सुविधा और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया। यह हमले सीरिया के अंदर इजराइल की ओर से किए जा रहे ताज़ा हवाई हमलों का हिस्सा है, जो बशर अल असद की सत्ता गिरने के बाद तेजी से बढ़े हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के अलेप्पो के दक्षिण में रक्षा कारखानों पर इजरायली हमले के दौरान करीब 7 बड़े विस्फोट सुने गए। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की तत्काल जानकारी नहीं मिली है। एएफपी ने अल सफीरा क्षेत्र के एक निवासी के हवाले से बताया है कि ये हमले इतने ज़ोरदार थे कि ज़मीन हिल गई और घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।